तन से भगवाधारी नहीं, लेकिन मन से हिंदूवादी, धर्म के रक्षक और सनातन के प्रबल समर्थक, जिनका अंदाज है आदित्यनाथ योगी की तरह तल्ख, जिन्हें साउथ की जनता कहती है सिंघम। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल ये हैं अपनी पाक साफ छवि और तीखे तीवर के लिए पहचाने जाने वाले तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, जिन्होंने इन दिनों सनातन पर जारी संग्राम के बीच राज्य की डीएमके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जिस सरकार के मंत्री सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, उसकी तुलना कुष्ठ रोगों से कर रहे हैं, उसे डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, उसे डीएमके सरकार को के अन्नामलाई चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। उस सरकार की असलियत जनता के सामने ला रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे अन्नामलाई जहां एक तरफ भ्रष्टाचार से लेकर सनातन तक हर मुद्दे पर सूबे की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी बीजेपी का विस्तार करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। मिशन साउथ के विस्तार में लगी बीजेपी के लिए तमिलनाडु में अन्नामलाई ठंडी हवा का झोंका बनकर आए हैं। तभी तो केंद्रीय नेतृत्व ने महज 36 साल के अन्नामलाई पर भरोसा जताकर साउथ के 39 लोकसभा सीटों वाले राज्य तमिलनाडु की कमान उन्हें सौंप दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 11 महीने के राजनीतिक करियर के बाद ही अन्नामलाई को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया था और अब अन्नामलाई तमिलनाडु के स्टार बन चुके हैं। तो कौन है कि अन्नामलाई और कैसे हुई इनकी राजनीति में एंट्री, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुसामी है। इनका जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ था। अन्नामलाई कोंगू वेलार जाति के हैं और एक साधारण कृषि परिवार से आते हैं। अन्नामलाई ने कोयम्बटूर के पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उनका चयन आईआईएम लखनऊ के लिए हो गया, जहां से उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की। एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में अन्नामलाई बताते हैं कि उत्तर प्रदेश जाना उनके लिए एक सदमे के जैसा था। यहाँ 5-5 रुपए के लिए लोग कुछ भी करने को उतारू थे। अन्नामलाई ने इतनी गरीबी पहले नहीं देखी थी और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसा जीवन जिएंगे जहाँ वो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके, और इसीलिए आईआईएम में आए इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट लेने की जगह उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा दी, लेकिन कम नंबर आने की वजह से वो आईपीएस बन गए। हालांकि वो वर्दी से खुश थे। 2013 में कर्नाटक पुलिस में एएसपी के रूप में उन्हें अपनी पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद उन्होंने चिकमंगलुरु में पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला। इस दौरान अन्नामलाई अपने बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी हमेशा चर्चा में बने रहे। इससे जुड़ी एक घटना है जिसके बाद अन्नामलाई ने उडुपी जिले में 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की थी। दरअसल ये मामला जून 2015 का है। उस वक्त अन्नामलाई उडुपी जिले के एसपी थे। तब कोटपुर इलाके में एक 17 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हद पार कर दी गई थी। तभी उसी बच्ची की मां ने कि अन्नामलाई से पूछा था कि क्या आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं। इस घटना से अन्ना काफी आहत हुए थे और तब उन्होंने 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की थी, जो आज भी जारी है। इतना ही नहीं, तब अन्नामलाई ने एक सुरक्षा ऐप भी लॉन्च की थी, जिसके तहत कोई भी डायरेक्ट एसपी से अपनी शिकायत कर सकता था। ये उनकी कर्तव्य निष्ठता का ही नतीजा था कि 2016 में जब उनका तबादला किया जा रहा था, उस वक्त उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोगों का जमावड़ा लग गया था और लोग उनके तबादले का विरोध कर रहे थे। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना बेहद ही मुश्किल है, शायद इसलिए ही लोग उन्हें सिंघम कहकर बुलाते थे। हालांकि 25 मई 2019 को उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु दक्षिण के डीसीपी थे। अन्नामलाई ने स्टैंपिंग बियॉन्ड खाकी के नाम से एक किताब भी लिखी है, जिसके बाद 25 अगस्त 2020 को अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके 11 महीने बाद ही 9 जुलाई 2021 को उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।
बताया जाता है कि इसी साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी की ओर से अवराकुरुची सीट से चुनाव लड़े, लेकिन करीब 24,000 वोटों से हार गए। लेकिन बीते इन सालों में अन्नामलाई रियल हीरो के रूप में सामने आ रहे हैं, क्योंकि जहां वो अपने तेज तर्रार तीरों से राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं हिंदुत्व आधारित पदयात्रा निकालकर सनातन का मान ऊंचा कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर उनके दुलारे बन रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार तमिलनाडु से सामने आ रही हैं, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उनका दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये उन्हीं का आइडिया था कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार तमिलनाडु की किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए, जिससे इसका प्रभाव तमिलनाडु के साथ साथ दूसरे दक्षिणी राज्यों पर भी पड़ेगा और इससे मिशन साउथ के विस्तार में मदद मिलेगी कि अन्नामलाई की कार्यशैली की वजह से भाजपा उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि अन्नामलाई राज्य में बीजेपी की नैया पार लगा सकते हैं। हालांकि दक्षिण के दिल में क्या है, ये तो आने वाले वक्त में सभी के सामने होगा। तो कैसे लगे आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपनी राय हमें देना बिल्कुल ना भूलिए। Five ministers are from the minority community. I'm sure, sir, you will clearly understand that you really don't practice what you preach. Even if I take Uttar Pradesh, out of 52 ministers, 9 ministers are from the SC/ST community. So you don't give them political rights, you don't give them political powers, then what are you talking about improving the standards of the oppressed community? Again, I would like to bring certain things for your recall, sir. In Tirunelveli, when the Manjole tea workers protested, when they were brutally killed because of the police action, when they jumped into the Tamarabarani river, close to 17 people got killed, including a month-old child. When the action was sought against the police officer, what did your father, Kalaignar Karunanidhi, say? He said, no, if I take action against some police officers, their community will feel offended, so I am not going to take action. So DMK as a party is run on caste lines. DMK as a party is meant to promote caste in Tamil Nadu. That is why, more than any other part of India, Tamil Nadu sees the highest number of caste violence. Tamil Nadu sees the highest number of caste conflict. Tamil Nadu has got the highest number of caste fault lines, including, the latest research says, the prevalence of two-tumbler system is one of the highest in Tamil Nadu. That is why we had a shameful spectacle last year when during the Independence Day, under your regime, many Panchayat leaders belonging to SC community were not allowed to host their flag.